चलिए, तो पिछले क्लास के हिसाब से किसी को कुछ पूछना है कि क्या चीज़ नहीं समझ में आया या कुछ ट्रैक ही नहीं समझ में आया कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या है? ऐसा कुछ क्या समझ में आया आप लोगों को? या कुछ कहीं पर पॉइंट ऐसा लगा हो? नहीं? सब समझ में आया? ठीक है? तो चलिए आज उसके बारे में और थोड़ा-सा स्टोरी हम लोग आगे बढ़ाते हैं पिछले क्लास का। सृष्टि, आप ऐप में जहाँ पर इंक्लूड हुए हो, वहाँ पर नीचे में बैच बोल के है, ठीक है? उस बैच में क्लिक करोगे तो वहाँ पर वीडियोज़ का ऑप्शंस आएगा। आप वीडियो को क्लिक करोगे तो वो वीडियो आपको दिखेगा। तो पिछले क्लास का वीडियो पहला क्लास था, उसका अपलोड कर दिया हूँ। आप एक बार आज क्लास के बाद उसको देख लेना। ओके? ओके। चलिए अब आप लोग अपना-अपना वीडियो चाहे तो ऑफ कर सकते हैं। हम लोग अकाउंट्स के बारे में जान रहे हैं और आज अकाउंट्स का क्लास 2 है। और हमने पिछले क्लास में डिफाइन किया था बिजनेस। एक हमने डिफाइन किया था बिजनेस एंड बिजनेसमैन। बिजनेस जो हम लोग वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसको हम लोग बिजनेस बोलते हैं। और बिजनेसमैन जो उस काम को करता है, उसको हम लोग बिजनेसमैन बोलते हैं। क्या आप बता सकते हो कि बिजनेस और बिजनेसमैन क्या दोनों अलग-अलग है कि एक ही है? बोलिए, कौन बताएगा बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। अलग-अलग है? क्या आप बता सकते हो कि ये जो अलग-अलग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या वर्ड यूज़ करते हैं? सेपरेट एंटिटी। वेरी गुड, सेपरेट एंटिटी। मतलब बिजनेस को बिजनेसमैन, जैसे मिस्टर ए इज द बिजनेसमैन, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम लिखा ए एंड कंपनी अपने नाम से। तो यहाँ पर बिजनेस और बिजनेसमैन को हम लोग सेपरेट एंटिटी बोलते हैं। सेपरेट मीन्स दोनों एक ही है, एक दूसरे के लिए है, लेकिन है सेपरेट। मीन्स बिजनेसमैन जो भी बिजनेस को देगा, बिजनेस उसको वापस लौटा देगा। जब भी बिजनेसमैन को जरूरत पड़ेगा वो बिजनेस से वापस ले लेगा। इसलिए बिजनेसमैन और बिजनेस को सेपरेट एंटिटी बोला गया है। बिजनेसमैन जो भी बिजनेस को देता है उसको हम लोग क्या वर्ड बोलते हैं? बिजनेस। कैपिटल। हाँ, बिजनेसमैन बिजनेस में जो भी चीज देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल। कैपिटल। और कैपिटल जब भी देता है बिजनेसमैन, इन द फॉर्म ऑफ क्या देता है? किस फॉर्म में? गुड्स और कैश। कैश और गुड्स। गुड। गुड। सेकेंड, बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ भी लेगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बिजनेसमैन बिजनेस से जब वापस लेगा तो ड्राइंग्स बोलेंगे। और ये ड्राइंग्स वर्ड का मतलब है कि बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा या गुड्स वापस ले रहा है। तो ये टर्म्स हमारा यूज होगा हमेशा, ये ध्यान रखिए। कैपिटल एंड ड्राइंग्स, ये दो वर्ड है जो हमारे पूरे अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं हमेशा ये यूज होगा, जिसका मतलब ये बोल सकते हैं एनी कैश और गुड्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय ऑनर, जब उसका मालिक अपने ही बिजनेस में कुछ भी कैश या गुड्स इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट, ये वर्ड आ गया यहाँ पर, इन्वेस्ट। हम जब अपने ही बिजनेस में कुछ भी देते हैं तो उसको हम लोग कैपिटल वर्ड तो बोलते हैं, बट कैपिटल वर्ड बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और इन्वेस्ट बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बिजनेसमैन ने अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट किया।
और वैसे ही एनी कैश और गुड्स विथड्रॉन बाय ऑनर। जब ऑनर अपने ही बिजनेस से कैश या गुड्स वापस लेगा तो उसको हम लोग ड्राइंग वर्क बोलेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? एक वर्ड हमने बताया था डेटर्स। क्या बता सकते हो डेटर्स का मतलब क्या होता है, जो हमने डिफाइन किया था पिछले क्लास में? किसको बोलते हैं डेटर्स? कस्टमर। कस्टमर को। गुड, बहुत अच्छा बात, सब याद है। कस्टमर मतलब बिजनेस जब अपना गुड्स मार्केट में किसी को भी बेचता है, सेल करता है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कस्टमर कहलाता है, और कस्टमर को हम लोग दूसरा नाम से बोलते हैं डेटर्स। जो भी चीज आप सोचोगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। एक वर्ड होता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कैसे आता है, ये वर्ड कैसे यूज हुआ है? देनदार। देनदार। देनदार कि लेनदार? देनदार का मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए, बिजनेस को देना है कि बिजनेस को इससे लेना है? तो बिजनेस को देना है। बिजनेस को देना है। कौन लेगा? क्रेडिटर्स। इसका मतलब बिजनेस के लिए वो हो गया लेनदार। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम बोलेंगे लेनदार, और डेटर्स को हम बोल सकते हैं देनदार। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देगा बिजनेस को। समझ में आया? अब एक वर्ड है स्टॉक। ये वर्ड बहुत यूज होता है, इसके बारे में भी थोड़ा डिफाइन करते हैं कि ये होता क्या है। पहले आप लोग में से कोई बताए स्टॉक का मतलब क्या होता है, या क्या समझते हो स्टॉक का? गुड्स। गुड्स। और गुड्स को जो स्टोर करके रखते हैं उसी को स्टॉक कहते हैं। हाँ, वो गुड्स जो हम स्टोर करके रखते हैं, ये तो बात है। यहाँ पर गुड्स या स्टॉक, ये दोनों एक ही मतलब हुए, क्योंकि अब जब आप हमने पूछा स्टॉक का मतलब क्या, तो आपने कहा गुड्स। इसका मतलब स्टॉक एंड गुड्स बोथ आर सेम। लेकिन आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक, हम एग्जांपल दे रहे हैं, आपको बताना है क्या वो स्टॉक है। एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी, क्या ये गुड्स है? हाँ, गुड्स। गुड्स है। कैसे समझे कि ये गुड्स है? क्योंकि ये लोग को स्टोर करके रख सकते हैं। इनको स्टोर करके रख सकते हैं और इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, हाँ। ओके। अब आपको बताना है, मान लीजिए हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक दुकान बनाया गारमेंट्स का, आप लोग के गारमेंट्स का। बट ये गारमेंट्स शोरूम जो हमने बनाया, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया, फर्नीचर बनाया, और उसमें एक एसी लगाया हमने। अब आप बताएं मेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एसी क्या गुड्स है? नहीं है सर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर जो आपका बिजनेस है वो पर्टिकुलर आपका गारमेंट्स का है ना। हाँ, तो एसी तो आप लगाओगे तो गारमेंट्स नहीं, तो वो स्टॉक नहीं बनेगा। अच्छा, तो फिर एसी क्या हुआ अगर वो स्टॉक नहीं है तो? नहीं पता है। नहीं पता है। चलिए, और कोई?
ऋषिका कुछ आइडिया? सर एसी फिर गुड्स ही होगा, जब अगर स्टॉक में नहीं रख पा रहे हैं तो फिर गुड्स होना चाहिए। अगर हम दुकान में एसी फिट करवा देते हैं तो एक तरह से तो वो स्टोर हो गया, हाँ सर। तो फिर तो गुड्स होना चाहिए ना। हाँ वही तो। ओके, खुशी? गुड्स है गुड्स है, शायद। ओके। और एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ गुड्स है। और कोई? निमिषा? नहीं है, नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि बिजनेस गारमेंट्स का है तो गारमेंट्स गुड हुआ। अच्छा, वेरी गुड। तो चलिए अब आपको हम डिफाइन करते हैं। स्टॉक या गुड्स ये दोनों एक ही मतलब है, और इनका मतलब ये कि हम जिस टाइप का बिजनेस करेंगे, टाइप ऑफ बिजनेस, उस टाइप ऑफ बिजनेस में जो भी मेरा प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट को हम गुड्स बोलेंगे। और उसके अलावा जो भी हमारे बिजनेस में रहेगा उसको हम गुड्स नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे ये हम समझाएंगे, बट उसको हम स्टॉक या गुड्स नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहला चीज गुड्स के ऊपर डिफाइन होना चाहिए, गुड्स होता क्या है। जैसे फर्नीचर, आप कभी कभी देखते हो हर जगह पे एक फर्नीचर का अलग से शोरूम होता है जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज ऑफ फर्नीचर बिकते हैं। देखे होंगे, बेड है, अलमीरा है, कबर्ड है, डाइनिंग टेबल है, होता है ना, ऐसा तो बिकता है ना। तो जो इस टाइप का बिजनेस करता है, फर्नीचर का, अलमीरा का, उसके लिए फर्नीचर इज द गुड्स। जैसे ग्रेट ईस्टर्न, नाम सुने हो? हाँ ग्रेट सर। ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न का काम क्या है, क्या 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 करता है वो? सर वो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को मतलब बेचता है, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ओवन, ये सब बेचता है। तो उसके लिए गुड्स, वो टीवी, रेफ्रिजरेटर, ओवन हो गया उसके लिए गुड्स। इसलिए गुड्स का मतलब है कि जिस टाइप का बिजनेस करोगे वो टाइप ऑफ प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं गुड्स। समझ में आया आप सबको? तो हम लोगों का फोकस होना चाहिए हमेशा, जब भी अकाउंट्स पढ़ेंगे सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि भाई वो बिजनेस है क्या चीज का, और जिस टाइप का वो बिजनेस करता है उस टाइप के प्रोडक्ट को हम लोग गुड्स रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा वो अपने बिजनेस में उस गुड्स के अलावा कुछ भी यूज करेगा उसको हम लोग गुड्स रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया ये बात सबको? हाँ सर। ओके, सर। हाँ बोलो। सर एक बार फिर बोलिए ना, हम लास्ट में मिस कर गए। अच्छा कोई बात नहीं। अगर हम लोग जब भी कोई बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस का जो भी प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे गुड्स। ओके, क्लियर? चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप एग्जांपल बताओ कि सही है कि नहीं, या आपको डिफाइन करना है। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया गारमेंट्स का, जो अभी अभी एग्जांपल किया। मेरे दोस्त ने भी एक बिजनेस स्टार्ट किया फर्नीचर का, वुडन फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर बनाने का काम किया, शोरूम बनाया, ठीक है। और उसके शोरूम में करीबन 20 स्टाफ है, 20 स्टाफ काम करते हैं, और मेरे गारमेंट्स में सिर्फ 5 स्टाफ काम करते हैं।
हम लोग दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, अपना अपना बिजनेस स्टार्ट हो गया। हमारे पास गारमेंट्स का शोरूम है, तो मेरे लिए स्टॉक क्या होगा या गुड्स क्या होगा? गारमेंट्स। गारमेंट्स। और मेरे दोस्त ने फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके लिए गुड्स क्या होगा? वुडन फर्नीचर। फर्नीचर। ओके। नाउ जब मैं गारमेंट्स का शोरूम बना रहा था और बिजनेस स्टार्ट करने वाला था, तो मेरे को शोरूम के अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वार्डरोब चाहिए था, गारमेंट्स को रखने के लिए शोकेस चाहिए था हमको। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई मेरे को शोकेस चाहिए शोरूम के अंदर में, तुम क्या बनवा दोगे? उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं बनवा दे। हमने कहा ठीक है, एक काम करो, ये डिजाइन है, तुम मेरा यहाँ पर शोकेस पूरा बना दो, ताकि मेरे को डिस्प्ले कपड़े गारमेंट्स रखने हैं, ताकि कस्टमर को दिख सके। उसने फर्नीचर बनाया, पूरा शोकेस वगैरह बनाया, और करीबन 2 लाख रुपए का शोकेस बन गया। अब आप ये बताएं, ये जो मेरा फर्नीचर रेडी हुआ है 2 लाख रुपए का, ये फर्नीचर को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? गुड्स? कैपिटल। नहीं, गुड्स नहीं। गुड्स नहीं, तो फिर क्या रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल हो सकता है शायद। तो हम बता देते हैं, और याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलेंगे एसेट्स। तो आप बोलोगे ये क्या वर्ड है एसेट्स? क्या बता सकते हो एसेट्स का मतलब क्या है इन अकाउंट्स? और जनरल सेंस में भी एसेट्स का मतलब वही होता है जो जो हम लोग Property। का होता है, और हम लोग को फ्यूचर में अगर कभी पैसा का दरकार हुआ तो हम लोग वो बेच के उससे पैसा वो मिल सकता है। ठीक है, चलिए ये भी अच्छा बात है। और कोई डिफाइन कर? सर उसको प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, बिजनेस का प्रॉपर्टी हो गया। हाँ, एक मिनट अप्रोच। हाँ हाँ ले जाओ, निकाल लो गेट। हाँ। वो तुम्हारा फोन आया था, लेकिन वो अंदर में मेरा बात ही नहीं होता ना, ये तो। हाँ, तो एसेट्स हम लोग किसको बोलेंगे, अब हम आपको डिफाइन करते हैं। पहला चीज, हम अपने बिजनेस में फर्नीचर बनवाए, उस फर्नीचर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एसेट्स। क्यों? क्योंकि ये जो फर्नीचर है वो हम अपने बिजनेस में बेचने के लिए नहीं बनाया। पहला चीज, नॉट फॉर सेल। हम उसको अपने बिजनेस में यूज करेंगे, और लंबे समय के लिए, क्योंकि फर्नीचर एक बार बनता है तो 5 साल 10 साल तक कंटिन्यू हम उसको यूज कर सकते हैं, लंबे समय के लिए। तो कोई भी तरह का हम अगर प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको अपने बिजनेस में यूज करेंगे लंबे समय के लिए, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और वो हमारे बिजनेस में यूज होगा। जैसे हमने एसेट्स के तौर पर फर्नीचर, शोरूम में हमने 3 एसी लगाया, और वो एसी मेरा एक और दोस्त था जिसका आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का काम था। हमने उसको बोला मेरे यहाँ 3 एसी लगाना है, उसने लगा दिया, और उसका 3 एसी का दाम 1,50,000 हुआ। हमने कहा 1,50,000 ले लो। तो हमने वो 3 एसी जो शोरूम में लगाया, वो भी मेरा एसेट्स है। लेकिन उस फ्रेंड के लिए वो 3 एसी जो है गुड्स है, बिकॉज उसका एसी का बिजनेस है, उसका खरीदने और बेचने का काम है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। समझ में आ रहा पॉइंट? हाँ सर। वैसे ही फर्नीचर, उस दोस्त का जो फर्नीचर का शोरूम है, वो फर्नीचर मेरे को दे रहा है, तो उस दोस्त के लिए फर्नीचर इज द गुड्स, बट मेरे लिए वो फर्नीचर इज एन एसेट्स, क्योंकि हम उस फर्नीचर को रीसेल
मतलब बेचने के लिए नहीं है, हम उसको यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में लंबे समय के लिए, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, विद इन द ईयर नहीं, मोर देन 1 ईयर, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एसेट्स। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सिर्फ नाम से नहीं पहचानना है कि वो गुड्स है कि एसेट्स है, आपको उसके नाम के साथ उसके हमारे बिजनेस के यूटिलाइजेशन को भी समझना। और एक फ्रेंड था जिसका टेक्सटाइल बिजनेस है, रॉ क्लॉथ, कपड़ा स्टिचिंग नहीं, सिर्फ कपड़ा वो बेचता है, और हमको यहाँ गारमेंट्स का जरूरत था। हमने उस टेक्सटाइल फ्रेंड्स को बोला कि हमको गारमेंट्स का जरूरत है, उसने मेरे को गारमेंट्स दिए, और वो गारमेंट्स हम अपने शोरूम में सजा दिए, और उसके बाद जो भी कस्टमर आता था उसको दिखा के हम उस गारमेंट्स को बेच देते, सेल कर देते कस्टमर को। तो फिर जो गारमेंट्स हम टेक्सटाइल फ्रेंड से खरीद रहे हैं वो मेरे लिए क्या होगा? बोलिए, मेरे बिजनेस के लिए वो टेक्सटाइल गारमेंट्स जो रहेगा वो क्या होगा? एसेट्स। स्टॉक, गुड्स, नॉट एसेट्स। क्योंकि टेक्सटाइल फ्रेंड से जो हमने लिया है गारमेंट्स, उसको बेचने के लिए लिया और रीसेल, क्योंकि मेरा बिजनेस ही है गारमेंट्स का, खरीदने का और बेचने का, तब वो गारमेंट्स मेरे लिए हो गया स्टॉक, गुड्स। समझ में आ रहा है डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड स्टॉक या गुड्स? ओके, अब अगर हम ये बोलें, एक वर्ड और है, कितना नंबर वर्ड है, चलिए 6, परचेज। क्या मतलब होता है परचेज का? ये वर्ड भी कहीं ना कहीं दिखता खरीदना। रहेगा, खरीदना। ये परचेज वर्ड हम अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। इट मींस हमारा गारमेंट्स का बिजनेस है और हम इस गारमेंट के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड यूज किए परचेज। परचेज का मतलब खरीदना, मतलब मेरे बिजनेस या मेरा बिजनेस खरीद रहा है, दैट इज कॉल्ड परचेज। क्या खरीद रहा है? जैसे हम बोलेंगे गुड्स, जैसे हम बोलेंगे फर्नीचर, जैसे हम बोलेंगे एसी, ये सभी चीज खरीद रहा है मेरा बिजनेस। तो हम लोग जो सेंटेंस बनता है, सेंटेंस, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ एसी, सेंटेंस आपका ये बना, लेकिन उस सेंटेंस में मतलब अलग अलग है। परचेज ऑफ गुड्स मतलब हम समझ लेंगे मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, हम गारमेंट्स खरीद रहे हैं। परचेज ऑफ फर्नीचर, मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है बट हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, इसका मतलब हम एसेट्स खरीद रहे हैं। एसी खरीद रहे हैं तो हम गारमेंट्स का बिजनेस है, अगर हम एसी खरीद रहे हैं इसका मतलब वो मेरे लिए एसेट्स है। तो सिर्फ परचेज वर्ड से ये ना समझें कि हम खरीद तो रहे हैं बट क्या खरीद रहे हैं, स्टॉक, एसेट्स। समझ में आ रहा है? हाँ। सर। सेल, सेल वर्ड का मतलब है बेचना। अब मान लो मेरा बिजनेस गारमेंट्स का है, तो हम क्या बेचेंगे? गारमेंट्स। तो सेल ऑफ गुड्स तो हम समझ लेंगे गारमेंट्स बेच रहे हैं। सेल ऑफ फर्नीचर तो हम क्या समझेंगे? सेल ऑफ फर्नीचर।
मतलब जो फर्नीचर हमने बनाया, यूज किया, अब वो फर्नीचर हमारे बिजनेस के लिए बेकार हो गया तो हमने बेच दिया। दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ फर्नीचर। तो आप बोलोगे क्या अंतर हुआ दोनों में? सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ फर्नीचर तो एक ही हुआ। अंतर अभी आगे मालूम पड़ेगा कि फर्नीचर को बेचने पर क्या हम लोग उसको समझते हैं और गुड्स को बेचने पर क्या समझते हैं, ये अभी पढ़ेंगे आगे। एसी को हमने यूज किया 5 साल, ठंडा कम कर रहा था, हमने उसको बेच दिया उतार के। उसकी जगह हमको एक नया एसी लगाना पड़ेगा, दैट इज रिप्लेसमेंट। फर्नीचर को हमने बेचा, उसकी जगह हमको नया फर्नीचर बनाना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट। गुड्स को हमने बेचा, उसकी जगह नया गुड्स लाना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट द रिप्लेसमेंट। अगर हम गुड्स ला रहे हैं तो मतलब गुड्स हम लाके बेचने के लिए तो ला रहे हैं, तो हमने पूरा पहले वाला गुड्स बेचा, नया गुड्स ले आया, ये तो मेरा काम है। लेकिन फर्नीचर और एसी को अगर हम बेचेंगे, इट मींस इट इज रिप्लेसमेंट। किसी को कुछ पूछना है? दिमाग में कुछ आ रहा हो? नहीं सर। कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहा है? चलिए कोई बात नहीं। एक वर्ड है रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। ये क्या वर्ड सुने हैं आप लोग? रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। और एक वर्ड है कैपिटल ट्रांजेक्शन। ये सब जब भी हम लोग आगे अकाउंट्स करने जाएंगे, जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, ये सब चीज पहले से समझा हुआ रहेगा तो आपको बहुत आसान है आगे वाले चैप्टर्स। ये समझ लो आप अकाउंट्स का एबीसीडी सीख रहे हो, और जब एबीसीडी सीख लोगे तो आपको सेंटेंस बनाना आसान हो जाएगा, वर्ड्स बनाना आसान हो जाएगा। नाउ रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस क्या होता है? Those transactions which are incurred during the year. For the year. मतलब ड्यूरिंग द ईयर वो ट्रांजेक्शन क्रिएट हुए हैं और उसी साल के लिए क्रिएट हुआ है, उसको रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। मतलब ट्रांजेक्शंस का मतलब हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस जो भी हमारा बिजनेस में लेन देन होता है। जैसे आप एक कुछ मांग रहे हो, तो आप जब घर में मम्मी से अगर कुछ मांगते हो कि मेरे को खाना दो, तो ये भी तो एक ट्रांजेक्शन ही हुआ ना। समझ में आ रहा है? तो ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, जो हमने कल डिफाइन किया था पिछले क्लास में। ट्रांजेक्शन का मतलब है इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू होना चाहिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो वो ट्रांजेक्शन जो एक साल के अंदर में क्रिएट हो रहा हो उसी साल के लिए, उसको बोलेंगे रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। और कैपिटल ट्रांजेक्शंस का मतलब होता है दोज ट्रांजेक्शन व्हिच आर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर मोर देन 1 ईयर। एक साल से ज्यादातर का ट्रांजेक्शन जो क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल ट्रांजेक्शन। जैसे एग्जांपल, परचेज ऑफ गुड्स या स्टॉक, और दूसरा एग्जांपल परचेज ऑफ फर्नीचर। आप बताइए इसमें कौन सा ट्रांजेक्शन रेवेन्यू है और कौन सा ट्रांजेक्शन कैपिटल है? जो आपको जैसा समझ में आए उसके। फर्स्ट वाला रेवेन्यू, फर्स्ट वाला सर रेवेन्यू और सेकंड वाला सेकंड वन कैपिटल।
क्योंकि हमारा बिजनेस गारमेंट्स का है और हम गारमेंट्स अगर खरीदेंगे तो उसको बेचेंगे भी, तो ट्रांजैक्शन उसी साल क्रिएट हुआ, उसी साल के लिए। लेकिन फर्नीचर अगर हम खरीद रहे हैं या बना रहे हैं तो वो फर्नीचर हमारे कई सालों के लिए होगा, इसलिए उस ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलेंगे कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो वैसे ही बताइए, सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ फर्नीचर, कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा कैपिटल है? बोलिए। सर सेल ऑफ गुड्स रेवेन्यू है सेल ऑफ गुड्स रेवेन्यू हुआ और सेल ऑफ फर्नीचर कैपिटल है। सेल ऑफ फर्नीचर कैपिटल, क्योंकि फर्नीचर हमने खरीदा था बेचने के लिए नहीं, उसको हमने यूज किया, उसके बाद हमने जब बेचा, देन इट इज कॉल्ड कैपिटल ट्रांजैक्शंस। बट गुड्स, स्टॉक, गारमेंट्स हम खरीद रहे हैं बेचने के लिए, इट इज कॉल्ड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। तो चलिए आपको कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन भी समझ में आ गया। अच्छा, इनकम के पहले रिसिप्ट और पेमेंट। बोलिए, रिसिप्ट और पेमेंट में क्या आप क्या समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसिप्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेमेंट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस? Receipt inflow of cash or payments outflow. Receipt means cash inflow or payment means cash outflow. Good. इनफ्लो मतलब पैसा आया और आउटफ्लो मतलब पैसा गया। पेमेंट का मतलब भी बिजनेस से जा रहा है, रिसीव का मतलब बिजनेस में आ रहा है। जैसे परचेज ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख and paid to creditors रुपीज 80,000। हमने गुड्स खरीदा 1 लाख रुपए का। किससे खरीदा और क्या खरीदा? बताइए, किससे हम गुड्स खरीदते हैं और यहाँ पर गुड्स हम क्या खरीदे? गुड, गुड्स हम खरीदते हैं सप्लायर से। जो दुकानदार होते हैं उनको हम लोग सप्लायर बोलते हैं। दुकानदार ही केवल नहीं, जो बिजनेसमैन होते हैं, कंपनी होती है जो अपना गुड्स बेचती है, तो मेरे हिसाब से हम गुड्स खरीद रहे हैं उससे, वो मेरे लिए सप्लायर हो गए। तो हमने गुड्स सप्लायर से खरीदा 1 लाख रुपए और उसको हमने पे कर दिया 80,000। तो बताइए हमारा पेमेंट कितने का हुआ? आपको रिकनेक्ट कर दे रहे हैं।
ओके, सब लोग प्रेजेंट हो गए? हाँ सर। ओके, हाँ, तो यहाँ पर आउटफ्लो का मतलब हुआ हम पेमेंट। अब ये बताया कि हमने गुड्स खरीदा है सप्लायर से 1 लाख का और 80,000 रुपये हमने पे किया है। आपको ये बताना है कि यहाँ पर पेमेंट मेरा कितना हुआ, 1 लाख कि 80,000? 80,000। 80,000। इसका मतलब कैश आउटफ्लो जो हुआ वो कितने का हुआ है? 80,000। तो हम ये बोलेंगे पेमेंट मेरा हुआ है 80,000 का। तो आप बोलोगे ये 1 लाख फिर क्या हुआ? तो आपने कितने का गुड्स खरीदा था? 1 लाख का, और 1 लाख में से आपने कितना उसको पे कर दिया? 80,000। अभी भी कितना ड्यू है? 20,000। 20 ये 20,000 20,000 को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे इन अकाउंट्स? लायबिलिटी। लायबिलिटी। वाह, वेरी गुड। किसने बोला? हाँ, निमिषा। हाँ, वेरी गुड। लायबिलिटी, इसका मतलब आप ये वर्ड पहले सुन चुके हो। अब हाँ, स्कूल में मैम करवा दी। स्कूल में मैम करवाई, गुड। अब आपको हम बताते हैं, एक वर्ड हमने आपको दिया था, पहले भी बताया था, उसका नाम था एसेट्स, बताया था। और
अब आपको एक दूसरा नाम मिल गया है लायबिलिटी। ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, मिलते नहीं है साथ में, दोनों अपोजिट है। लायबिलिटी का मतलब देनदारी, और जिससे हमने गुड्स खरीदा है 1,00,000 रुपया का और उसको हमने 80,000 दे दिया, जो कि 20,000 ड्यू है, उसको हम लोग बोलेंगे सप्लायर का ड्यू है, और सप्लायर को हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स। सप्लायर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्रेडिटर्स। इसका मतलब हमारा क्रेडिटर्स है 20,000 का, जो पैसा अभी तक हमने नहीं दिया है उसको हम लोग बिजनेस में रिप्रेजेंट करते हैं क्रेडिटर्स। लायबिलिटी मतलब बिजनेस उसको पैसा वापस लौटाएगा, देनदारी है बिजनेस का, इसलिए बिजनेस अपने बुक्स में उस सप्लायर को क्रेडिटर्स बोलेगा। और ये क्रेडिटर्स वर्ड से हम समझ लेंगे कि मेरे बिजनेस का पैसा देना बाकी है। समझ में आया यहाँ तक में? वैसे ही अगर हम ये बोले सेल ऑफ गुड्स ₹150, 1,50,000 एंड रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 1,00,000। $1,50,000 का गुड्स हमने बेचा, बट हमको मिला कस्टमर से सिर्फ 1,00,000। आप बताइए मेरा कैश इनफ्लो कितने का हुआ? बोलिए। सर 1,00,000 1,00,000 का कैश इनफ्लो हुआ। तो जो पैसा हमको नहीं मिला 50,000, उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एसेट। एसेट्स, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करेंगे डेटर्स। ये वर्ड हमने बताया था, डेटर्स। डेटर्स मतलब कस्टमर, और कस्टमर से हमको पैसा लेना बाकी है, इसलिए वो मेरा हो गया एसेट्स। इट मींस डेटर्स इज एन एसेट्स एंड क्रेडिटर्स इज एन लायबिलिटी। ये हम लोग के बिजनेस का टर्म्स है जो कहीं ना कहीं आपको यूज करना है, और कहीं ना कहीं आपको जब दिखेगा तो आपको समझ लेना है कि इसका मतलब क्या। समझ में आया यहाँ तक में? और टर्म्स सीखते हैं। ओके, अब आइए आपको आपके स्टडी मटेरियल में एक हमने ऐप में स्टडी मटेरियल दिया है, नोट्स। वही नोट्स आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप वहां भी पढ़ लीजिएगा। ट्रांजैक्शंस, कैपिटल, ड्राइंग्स, एसेट्स। अब चलिए थोड़ा सा हम और डिस्क्राइब करते हैं एसेट्स के बारे में। आप लोग ने अभी अभी सीखा तो है, बट और भी चीज हम इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। वैसे तो यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है एसेट्स का, वो डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, जो भी है, बट एक जनरल सेंस में हमने आपको एसेट्स के बारे में बताया। नाउ अब एसेट्स के कई नाम, कई वैरायटीज होती है, मींस उसका भी सब डिवीजन किया गया है। जैसे आपके घर में आपका नाम भी पेरेंट्स ने रखा, वो नाम जो स्कूल में या कहीं कहीं इंपॉर्टेंट जगह पर यूज होता है, और कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको कैजुअली यूज करते हैं, घर में बाबू, बेटा, ये सब यूज करते हैं, तो आपके एक नहीं कई सारे नाम हो जाते हैं। वैसे ही हमारे एसेट्स को भी कई सारे नाम से बुलाया जाता है, और उनमें एक नाम है फिक्स्ड।
एक नाम है टेंजिबल, एक नाम है इंटेंजिबल। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं एसेट्स के टर्म्स में। फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। आप बोलोगे ये क्या मतलब होता है इसका, कुछ तो डिफाइन कीजिए। अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। ये फिक्स्ड एसेट्स वर्ड क्यों दिया गया है, उसके लिए हम आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। आप लोग को याद होगा हमने सबसे पहला टर्म सिखाया था कैपिटल, और कैपिटल भी दो तरह का होता है। फिक्स्ड एंड वर्किंग। अब आप एक चीज सोचो, ये फिक्स्ड और वर्किंग वर्ड को आप ऐसे समझो। मान लीजिए हर महीने आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलते हैं उसको, पॉकेट मनी मिलता है। हर महीने आपको पॉकेट मनी दिया जाएगा। अभी तक नहीं दिया जा रहा था, अब आप क्लास 11 में आ गए हो, आपको पॉकेट मनी मिलेगा जब आप स्कूल जाना स्टार्ट करोगे। मान लीजिए आपको 200 रुपीज पॉकेट मनी मंथली मिलेगा एक महीने। क्या आप ये सोचते हो कि वो पॉकेट मनी हमको जो 200 रुपए मिला वो एक महीने में आपको खत्म कर देना है? नहीं आओ, क्या ऐसा सोचोगे? नहीं। आप क्या करोगे, इस पॉकेट मनी में से 50 रुपीज निकाल के साइड कर दोगे और 150 को ऑलवेज अपने पॉकेट में रखोगे कि कभी भी खर्चा करना पड़े या कहीं जरूरत पड़े तो हम इसको यूज कर लेंगे। इट मीन्स आपने अपने पॉकेट मनी को फिक्स्ड कर दिया 50 रुपीज और वर्किंग कर दिया 150 रुपीज। वैसे ही हम लोग अपने बिजनेस में जब कैपिटल लगाते हैं, कैपिटल यूज करते हैं, तो हम दो तरह के कैपिटल को यूज करते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जो बिजनेस में हमने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, अब बिजनेस से हमको वो वापस तभी मिलेगा जब हम बिजनेस बंद कर देंगे। जब तक बिजनेस चल रहा है वो फिक्स्ड कैपिटल को हम बिजनेस से निकाल नहीं सकते। और वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि वो कैपिटल जो हम बिजनेस में दिए हैं डे टू डे वर्क करने के लिए, और जरूरत पड़ने पर हम उस वर्किंग कैपिटल को विथड्रॉन वापस निकाल दे सकते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रनिंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का दूसरा नाम बोल सकते हैं रनिंग कैपिटल। अब आपको बताना है जितना आपने सीखा। हमने एक एग्जांपल दिया था गारमेंट्स का बिजनेस, शोरूम, गारमेंट्स का शोरूम है मेरा, और हमने इस गारमेंट्स को शोरूम को स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपया हमने अपने पेरेंट्स से लिया कि हमको बिजनेस करना है कपड़े का, एक शोरूम बनाना है बढ़िया। हमने क्या किया, इस 10 लाख में से हम क्या क्या करेंगे शोरूम में। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया शोरूम में, फर्नीचर। फर्नीचर का मेरा 3 लाख रुपया लग गया। फिर हमने उस शोरूम में एसी लगवाया 1 लाख रुपए का, और इसके बाद हम गारमेंट्स खरीद के लाए हैं उस शोरूम को सजाने के लिए करीबन 5 लाख रुपए लगा, और बैलेंस मेरे पास बैंक में बचा हुआ है 1 लाख। मतलब ये 3 लाख रुपए का फर्नीचर बन गया, ये 1 लाख रुपए का एसी लग गया, ये 5 लाख का हमने गुड्स खरीद लिया, और 1 लाख रुपए मेरे पास कैश बचा हुआ है। अब आप ये बताएं कि इसमें से कौन कौन सा मेरा फिक्स्ड कैपिटल है और कौन सा मेरा वर्किंग कैपिटल। कौन बताएगा पहले?
फर्नीचर जो सर है 1 fixed लाख रुपीज जो कैश बच गया वो कैपिटल। एक एक जन बताएं, फिर दूसरे दिन को भी मौका मिलेगा। चलिए विनर में आप बताएं पहले। सर जो 1 लाख रुपीज कैश बच गया बैंक में वो फिक्स कैपिटल। ये फिक्स्ड कैपिटल, चलिए हम एफ रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं फिक्स्ड। और फर्नीचर को कौन सा कैपिटल बोलेंगे कि हमने कैपिटल का पैसा फिक्स्ड। फिक्स्ड बोलेंगे। और एसी भी फिक्स्ड है। एसी भी फिक्स्ड बोल रहे हो। और सर गुड्स गुड्स रनिंग नहीं, कैपिटल, वर्किंग। वर्किंग। गुड्स वर्किंग कैपिटल। रनिंग। और कैश, कैश कौन सा कैपिटल है? कैश वर्किंग हो सकता है शायद, नहीं पता। वर्किंग हो सकता है, कॉन्फिडेंस नहीं। चलो और दूसरा कोई और कोई बताए कैश कौन सा कैपिटल? कैश वर्किंग कैपिटल ही है, क्योंकि वर्किंग उसको निकाल भी सकते हैं ना जब जरूरत होगा तो उसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं। तो फर्नीचर का जो हमने 3 लाख रुपया कैपिटल लगाया फर्नीचर को बनाने में, वो मेरा फिक्स्ड कैपिटल हो गया। जब हम बिजनेस बंद करेंगे तभी वो फर्नीचर को खोल के बेचने का सोचेंगे, वो फिक्स्ड कैपिटल हो गया। एसी जो हमने लगाया भले ही कुछ सालों के बाद चेंज करेंगे, बट वो मेरा फिक्स्ड कैपिटल हो गया, क्योंकि मेरा एसी का काम नहीं है, गारमेंट्स का काम। बट गुड्स हमने जो खरीदा वो मेरा वर्किंग कैपिटल हो गया। और जो कैश मेरे पास बचा हुआ है वो भी मेरा वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि उसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं किसी भी पर्पज। तो वैसे ही हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल है, वैसे ही फिक्स्ड एसेट्स एंड करेंट एसेट्स है। दैट इज फिक्स्ड एसेट्स, और नीचे आप देखोगे यहाँ पर लिखा है करेंट एसेट्स। तो दो तरह के एसेट्स हो गए, फिक्स्ड एंड करेंट। जैसे फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, वैसे फिक्स्ड एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। तो अब आपको पहले तो ये मालूम पड़ गया कि फिक्स्ड एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जो लंबे समय के लिए हम बिजनेस में रखते हैं, और करेंट एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जो मेरे शॉर्ट टर्म में होते हैं, जो साल में खरीदा बेचा या आया और गया, उसको हम लोग बोलते हैं करेंट एसेट्स। दैट मीन्स शॉर्ट फॉर्म में ये बोले, करेंट एसेट्स का मतलब जो इजिली कन्वर्टेबल टू कैश, जो कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप एक चीज सोचो, आपके पास एक घर है, उस घर के अंदर में आपने मैंने बहुत सजाया, अच्छी तरह से फर्नीचर बनाया, टेबल चेयर वगैरह सब लगाया, डाइनिंग टेबल लगाया, फ्रिज रेफ्रिजरेटर रखा, सब कुछ रख दिया, किचन में बढ़िया से यूटेंसिल्स है। लेकिन अचानक आपके पेरेंट्स का, आपके फादर का पोस्टिंग कहीं दूसरे कंट्री में हो गया। तो फादर ने सोचा कि अब ये घर बनाया हुआ चीज हम क्या करें, इसको अब हम बेच देते हैं। घर बेचने के समय में जब कस्टमर आके घर को देख रहे हैं, पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन खरीद नहीं रहा है कोई। तो ये जो घर है जो बिक नहीं रहा है, इट इज अ फिक्स्ड एसेट्स जो इजिली कन्वर्टेबल टू कैश नहीं होता। लेकिन उस घर के अंदर का जो सामान है वो कोई एक कस्टमर ले या ना ले, कई सारे लोग ले सकते हैं। किसी को फ्रिज का जरूरत है, फ्रिज दे दिया हमने, किसी को एसी का जरूरत है, एसी दे दिया, किसी को डाइनिंग टेबल का जरूरत है, डाइनिंग टेबल दे दिया। तो वो मेरा जो एसेट्स है करेंट एसेट्स, जो इजिली कन्वर्टेबल टू कैश होता है। तो हमारे बिजनेस में भी हम लोग दो तरह के एसेट्स को रखते हैं, एक फिक्स्ड और एक करेंट। अब बात समझ में आ गया सबको? ओके है ना? हाँ। नहीं समझ में किसी को आया तो पूछ सकते हैं, कोई शर्म वाला बात नहीं है। आप लोग क्लास स्टार्ट किए हो, अकाउंट्स का स्टार्टिंग है, तो आपको पूछना एकदम जायज बनता है। नाउ अब हम लोग चलते हैं, यहाँ वर्ड है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। क्या बता सकते हो क्या मतलब होता है टेंजिबल या इनटेंजिबल का? कुछ आइडिया है?
सर टैंजिबल वो प्रोडक्ट होता है जिससे हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं वो वेरी प्रोडक्ट को, गुड, या देख सकता है। एकदम सही है। इनटैंजिबल देख नहीं सकते, वो एसेट है पर हम लोग देख नहीं सकते उसको। वेरी गुड, मतलब ये हो गया कि हम लोग जो इंसान है वो टेंजेबल है, और जो भूत भूतनी लोग हैं, डायन लोग हैं, वो इनटेंजेबल है ना। यही तो बात मतलब हुआ। जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो हम तुमको देख सकते हैं, तुम मेरे को देख सकते हो, छू सकते हो, इसका मतलब हम लोग टेंजेबल हो गए। लेकिन हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, भूत भूतनी है, दिखती नहीं है, दिखता नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनटेंजिबल। वैसे ही हमारे बिजनेस में वो एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे फर्नीचर, एसी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन सबको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं बट वो मेरा एसेट्स है। अब एक और छोटा सा एग्जांपल देते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप मेरे सामने खड़े हो, मेरे को गुस्सा आ गया और हम चुपचाप खड़े हैं। अचानक एक जोर से थप्पड़ आपके गाल पर हमने मारा, तो जब मेरा हाथ आपके गाल पर पड़ा, टेंजिबल, बट उसका जो दर्द हुआ तुम्हारे गाल पर, जो तुमको महसूस हुआ, वो मेरे लिए इनटेंजिबल है, जो दिख नहीं रहा है, बट मन में खुशी तो हो रहा है कि तुमको दर्द हो रहा है, बट वो मेरे लिए इनटेंजिबल। ऐसा हमने बता दिया, बट ऐसा कीजिएगा मत। मारने के बाद दोस्त को मारेंगे या किसी को मारेंगे, बोलेंगे इनटेंजिबल महसूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलते। तो यहाँ पर हमारे बिजनेस में इनटेंजिबल में एग्जाम्पल आता है गुडविल, पेटेंट। हाँ हेलो, हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, ओके। तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, these are the example of intangible assets। तो आप बोलोगे ये है क्या, पहले ये तो बता दीजिए, इसका मतलब क्या होता है, इसको क्या समझेंगे हम। तो हम आपको इसका मतलब बता देते हैं अभी, ताकि आप आगे में कभी पूछोगे ही नहीं। फर्स्ट, गुडविल, क्या आप बता सकते हो कि गुडविल होता क्या है? रेप्यूटेशन। रेपुटेशन, गुडविल का दूसरा नाम है रेपुटेशन। और कोई डिफाइन करे गुडविल को? नहीं। चलिए हम आपको एग्जांपल देते हैं और आप बताइए कि क्या ये सही है क्या। आप लोग के सभी के घर में अभी तो फिलहाल ऐसा सिचुएशन है, अभी के लिए नहीं, हम प्रीवियसली बता रहे हैं, आपके घर में मेहमान आते हैं? कोई कुछ बोल नहीं रहा, मतलब किसी के यहाँ नहीं आते? हाँ हाँ आते हैं, मेहमान सबके यहाँ आते हैं, एकदम सही बात है। और जब मेहमान आते हैं तो खाली हाथ आते हैं? नहीं। कुछ मिठाई वगैरह तो लेके आते होंगे ना? हाँ। या फिर आप लोग जब कभी किसी के यहाँ पर जाते हो, रिलेटिव के यहाँ पर, तो मिठाई वगैरह लेके जाते होगे? आप लोग मिठाई वगैरह जब रिलेटिव के यहाँ लेके जाते हो, कहाँ से लेते होगे? शॉप से। शॉप से? कौन से शॉप से? क्या जहां पर जाते हो रिलेटिव के यहाँ पर, उसी के घर के नीचे अगल बगल में दुकान होता है, वहीं से ले लेते हो, कि अपने घर के नीचे में जो दुकान होता है वहां से ले लेते हो? जिसका अच्छा रहता है। जिसका अच्छा रहता है। दैट मीन्स आपको पहले ये जानना जरूरी है कि किसका अच्छा मिठाई है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि ये अच्छा मिठाई जब हम लेके जाएंगे मैम अपने रिलेटिव के यहाँ पर, तो वो लोग खुश हो जाएंगे। इसलिए नहीं कि मिठाई उनके पास आया, इसलिए कि अच्छा मिठाई उनके पास आया।
आप लोग ने केक वगैरह खाया है बर्थडे पार्टी में? हाँ, खाया है? भाई किस कंपनी का केक खाते हो आप लोग? नाम तो बताओ। मोगनी, मोंजिनीस। और कोई? मियामोर। मिया मोरले सेम है। और ऐसे तो बहुत सारे हमारे लोकल दुकान भी है, कई जगह बहुत सारे केक मिलता है। क्यों नहीं लेते हो वहां से? मोंजिनीस से क्यों ले जाते हो? टेस्टी रहता है इसलिए। क्वालिटी अच्छा रहता है सर, क्वालिटी अच्छा रहता है, है। टेस्टी रहता है, और साथ में एक प्रभाव पड़ता है कि आप अपने दोस्त के लिए अगर मोंजिनीस से लेके जाओगे तो दोस्त बोलेगा वाह मोंजिनीस का है, मियामोर का है। लेकिन आप अगर बिना किसी लोकल शॉप से लेके जाओगे अपने दोस्त के बर्थडे के लिए तो उसका मुंह थोड़ा सा वो हो जाएगा, हो ये तो लोकल है, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा। इसका मतलब है कि यू हैव टू क्रिएट योर ओन गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड। आप जब कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो, ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करते हो, तो आप शो करते हो। टाइटन का घड़ी पहन लोगे तो हाथ में दिखाओगे कि किस कंपनी का घड़ी पहने हो, और लोकल घड़ी पहनोगे तो घड़ी को छुपाओगे, दिखाना नहीं चाहोगे फ्रेंड को कि घड़ी पहने हैं क्या। क्यों? बिकॉज आप अपने आप को शो कर रहे हो, आपको बताना है कि आप यूज कर रहे हो ब्रांडेड, वो जो हर कोई यूज नहीं करता है। इसका मतलब यू हैव टू क्रिएट योर ओन गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट। शूज पहनते हो कौन से कंपनी का? नाइकी किसका? सर, नाइकी। नाइकी। और कोई? आप लोग शूज या चप्पल जो भी पहनते हो? एडिडास। अरे वाह, एडिडास। और अच्छा, माने पहने हो या ना पहने हो लेकिन नाम तो बोल ही दो। क्यों? खादिम्स। खादिम। मतलब ये है कि आपने ये सब नाम जो बोला जो ब्रांडेड है, उस ब्रांडेड में भी बहुत सारे ब्रांडेड अपर लेवल के हैं, कुछ ब्रांडेड लोअर लेवल के भी है। लेकिन आप यहीं पर सोचो ना कि आप यूज करो या ना करो। मैं थोड़ी देखने जा रहा हूं कि आप यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे, लेकिन आप एक ऐसा नाम बता सकते हो कि आपको मालूम है कि ये नाम बोलेंगे सर के सामने, फ्रेंड्स के सामने, तो मेरा एक तो रुतबा बनेगा, वो इस कंपनी का यूज करते हैं प्रोडक्ट। दैट इज यू हैव टू क्रिएट योर ओन गुडविल। उसी को हम लोग गुडविल बोलते हैं जो इनविजिबल है, दिखता नहीं है। अगर आप टाइटन का घड़ी, एडिडास का शूज चप्पल शूज पहनोगे, गारमेंट्स आप रेमंड्स का पहनोगे या अच्छे ब्रांडेड का पहनोगे जो बहुत ज्यादा फेमस है, तो आपको देख के दूसरा यही बोलेगा वाह ये तो बहुत काफी पैसे वाला है, इतना अच्छा ब्रांडेड इतना कॉस्टली चीज पहनता है। तो आपने तो उसके सामने एक इंप्रेशन बना लिया, एक गुडविल बना लिया। वैसे ही हमारा बिजनेस भी एक ब्रांड, एक ऐसा जो कस्टमर को प्रोडक्ट सेटिस्फाइड करता है, और कस्टमर के दिमाग में हमारे बिजनेस का प्रोडक्ट सेट हो जाता है, तो हम एक कस्टमर के दिमाग में एक गुडविल क्रिएट कर लेते हैं अपने बिजनेस का, जो इनविजिबल होता है। और उस गुडविल का रिफ्लेक्शन सिर्फ मेरे प्रॉफिट में आता है। उसका रिफ्लेक्शन हमको ऐसे दिखता नहीं है, हम प्रॉफिट को देख के समझ लेते हैं कि मेरे बिजनेस का गुडविल है कि, उसको बोलते हैं गुडविल। बात समझ में आया? जो आप लोग कहीं कहीं जगह में यूटिलाइज करते हो, दिखाते होगे, कोई ना कोई दिखाता होगा या शो ऑफ करता होगा, लेकिन वो एक गुडविल के तौर पर करता होगा जो आपको अभी तक नहीं मालूम है। अब आप बोल सकते हो कि भाई हम गुडविल क्रिएट कर। वैसे ही है पेटेंट। क्या इसका मतलब समझते हो पेटेंट का? नहीं जानते हो, चलो कोई बात नहीं, अब जान लो। मिलना या रिसीव कुछ इस टाइप से क्या? क्या चीज है, फिर से बोलो। मिलना या फिर रिसीव? नहीं नहीं,
कुछ। पेटेंट का मतलब यहाँ पर ये बोला गया है, मान लो कि मैंने कोई एक नया फॉर्मूला क्रिएट किया, जैसे अभी वैक्सीन बन रहा है कोरोना का, बहुत सारे कंपनीज है जो फार्मा कंपनी है जो लोग वैक्सीन बना रहे हैं। सब लोग तो नहीं बना सक रहे, कुछ लोग तो बना रहे हैं ना। जिस कंपनी ने अच्छा वैक्सीन बनाया, वो फॉर्मूला बनाया जो कि आपकी कोरोना वायरस को मैंने एंटीडोज के तौर पर उस वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। तो उसने जो वो फॉर्मूला क्रिएट किया, उस फॉर्मूला को वो रजिस्टर्ड कर लेगा, ताकि उस फॉर्मूला को वो कोई दूसरा यूज ना कर सके, उस दवाई को वो दूसरा कोई ना बना सके, जो उस कंपनी के लिए वो फॉर्मूला एक एज ए पेटेंट हो गया, रजिस्टर्ड करना। और वो फॉर्मूला उसके लिए वो एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है। बहुत सारी दवाई ऐसे थे जो पहले से बन रहे थे, लेकिन ये नहीं मालूम थे कि वो वायरस में काम आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेटेंट। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट जानते हो? सर सपोज एक कंपनी जो प्रोडक्ट बना रहा है तो वो सेम प्रोडक्ट दूसरा कंपनी नहीं बना सकता, वो अगर बनाता है तो उस पर कॉपीराइट लग सकता है। प्रोडक्ट बना ऐसा सकता है, बट सेम वो नाम से सेम कभी प्रोडक्ट नहीं नहीं, बना सकता है। सेम प्रोडक्ट सेम नाम से नहीं यूज कर सकता। आप लोग ने कभी ओके। कभी देखा होगा, नोकिया मोबाइल बनाती थी, आपने कभी कैलकुलेटर यूज करोगे, कैलकुलेटर, तो देखिएगा वहां पर लिखा रहता है कैशियो, सिटीजन। तो वहां पर कई बार आप प्रोडक्ट मार्केट में लेने जाएगा, नाम को ध्यान से देखिएगा, बहुत सिमिलर नाम लिखा रहता है, सिटीजन के जगह सिटीजन लिखा रहेगा। आप वहां ध्यान ही नहीं, एकदम वैसा ही लिखा रहेगा जैसे सिटीजन लिखा रहता है, बट वो सिटीजर कर दिया, नाम वैसे दिखा, बट उसका कॉपीराइट नहीं है ना कि वो सिटीजन के नाम से प्रोडक्ट बेचे, बिकॉज सिटीजन को पेटेंट कर लिया गया। समझ में आया? ओके सर। हाँ सर। अब जैसे मान लीजिए आपने मैथ्स का कोई एक फॉर्मूला इन्वेंशन कर लिया, एक नया तरीका टेक्निक दे दिया, आपने उसको पेटेंट कर दिया, तो वो फॉर्मूला अब दूसरा कोई यूज करेगा, बट उसको यूटिलाइज मतलब उस फॉर्मूला को वो ये नहीं बोल सकता कि ये मैंने बनाया, बिकॉज आपने पेटेंट कर लिया। ओके, नाउ कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? चलिए मैं बता देता हूँ कॉपीराइट क्या होता है। आप बुक्स पढ़ते हो, स्कूल का बुक्स अभी आप ले लोगे, और किसी राइटर का बुक्स होगा ना? हाँ। वो राइटर ने बुक जब लिखा, तो क्या वो चाहेगा कि जो बुक जो हमने लिखा है वैसा ही दूसरा भी कोई उसी का कॉपी करके मार्केट में बुक को बेचे? मेहनत तो उसने किया ना, उसने अपने दिमाग लगा के बुक्स बनाया, दूसरा उसका कॉपी कर लेगा और कॉपी करके वही बुक्स मार्केट में अपने नाम से बेचेगा। उसका मेहनत कुछ नहीं रहा, तो केवल आप उसके बुक का पूरा चीज कॉपी कर लिया। तो अगर वो राइटर अपने बुक को कॉपीराइट कर देगा, मतलब रजिस्टर कर देगा, तो आप वो बुक का कॉपी दूसरा नहीं करके बेच सकता है। वैसे भी आप हमेशा कोई भी राइटर का बुक खोलिए, फर्स्ट पेज में ऊपर में देखिए लिखा रहता है कॉपीराइट, ऑल राइट्स रिजर्व। इसका मतलब ये हो गया कि उसने अपना नाम से ये रजिस्टर कर दिया है, अब उसका टू कॉपी कोई भी कॉपी करके उसको यूज नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं कॉपीराइट। ट्रेडमार्क, सिंबल जो कि कोई और यूज नहीं कर सकता है, कोई कंपनी का कोई। वेरी गुड। सिंबल, हम लोग कई कई बार देखते हैं, बहुत सारे सिंबल से पहचान लेते हैं कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है, तो वो सिंबल भी एक ट्रेडमार्क बन जाता है, उस कंपनी का लोगो बन जाता है। कंपनी जानती है, ये ट्रेडमार्क देखते ही समझ जाएगा कस्टमर कि ये किस कंपनी का है। तो वो ट्रेडमार्क का जो तरीका स्टाइल होता है, वो ट्रेडमार्क का, उसको लोग रजिस्टर कर देते हैं, ताकि दूसरा कोई भी वो सेम ट्रेडमार्क को अपने प्रोडक्ट में यूज ना कर सके, उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क।
और ये सभी हमारे इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। समझ में आया? तो आज आप लोगों को यहां तक हमने कंप्लीट कर दिया है, इसके बारे में हमने बता दिया है। आप ऐप में जाके स्टडी मटेरियल ऑप्शन है, वहां जाओगे तो ये आपको नोट मिल जाएगा। वो नोट आप वहां पर रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ओके, सबको यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ। ओके, तो आज यही क्लास खत्म होता है आपका। नेक्स्ट क्लास आपका फ्राइडे को होगा 6:30 पर। तब तक के लिए गुड नाइट। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। चलिए, जाते जाते तो कम से कम सब चेहरा दिखा दीजिए। कम से कम ये तो रहे कि आप लोग प्रेजेंट हो। थक नहीं गए हो ना? चेहरे से थकावट तो लग नहीं रहा है। नहीं नहीं। हाँ, तो हमेशा आप लोग आने के समय चेहरा दिखा दीजिए, जाने के समय चेहरा दिखा दीजिए। ठीक है? अब मेरा चेहरा तो अच्छा है नहीं, कम से कम आप लोग का अच्छा है तो वो तो देख लें। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मामा। गुड नाइट।